ईरान का जो युद्ध हो रहा है, इसके बाद के अंदर जो मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी 25% रह गई है। मार्केट के अंदर मंदी की सिचुएशन आ चुकी है और जो मंदी कोरोना टाइम पे 2020-21 के अंदर आई थी, हम लोग डर रहे हैं कि वापस वो मंदी नहीं आ जाए। जहां पर विसंगतियां हैं डीएलसी के अंदर, वहां निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए डीएलसी, लेकिन जहां पर ऑलरेडी बढ़ी हुई है, जहां पर की बहुत ज्यादा है डीएलसी, वहां पर भी एक सिंगल ऑर्डर से आप डीएलसी आप बढ़ा देंगे, जबकि आप 2024 से 3 बार बढ़ा चुके हैं। 2024 से आप 3 बार बढ़ा चुके हैं, अब 40% आप बढ़ा देंगे तो 3 साल के अंदर लगभग 70% बढ़ गई। तो ये इतना तो कोई प्रॉपर्टी के अंदर तेजी आई नहीं कि आप 100% तेजी कर देंगे। तो हम एक तरह से निवेश को आकर्षित कर रहे हैं या निवेश को हम भगाना चाहते हैं। डीएलसी दरों के बढ़ने से डेवलपर एज सच हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट का पार्ट है, वो हमारी इनपुट कॉस्ट है, हम हमारे कस्टमर के ऊपर उसको लोड करेंगे। लेकिन आम जनता को, जो सबको एक आवास उपलब्ध कराने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बाधित होता है कि आम आदमी के ऊपर जो भार बढ़ेगा वो अप्रत्याशित है और उस कहीं ना कहीं उस मकसद को हार्म कर रहा है, उस मकसद के राह में बाधा है जहां हम ये बात करते हैं कि सबको हम सुलभ और सस्ते आवास उपलब्ध कराएंगे। 40% आपने रेट बढ़ा दी तो जो पट्टा उसको 20,000 रुपए में मिल रहा था, वो उसको पट्टा 30,000 में मिलेगा। डेवलपमेंट कम होगा, निवेश कम होगा। आज मान लीजिए कि हमारे मेंबर्स 200 प्रोजेक्ट बनाने की ताकत रखते हैं, वो 50 ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रदेश के अंदर निवेश घटेगा। जो हाउसिंग स्टॉक आपको चाहिए आने वाले समय के अंदर, आज जयपुर की आबादी 48 लाख हो गई, 2030 के अंदर आपकी आबादी 60 लाख हो जाएगी। आपको जो हाउसिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, वो हाउसिंग स्टॉक कहां से आएगा? हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि डीएलसी प्राइसेस को, चूंकि 2024 में ही बढ़ी थी, उसको न्याय रूप से और 10 से 5% की रेट से ही बढ़ाई जाए, जिस तरह से हमेशा बढ़ती है। इसकी अप्रत्याशित वृद्धि ना की जाए। जो जानकारी मिली है वो 30 से 40% बढ़ने की संभावना है। हमारा अनुरोध सरकार से ये है कि 2024 के अंदर 10% डीएलसी दरें बढ़ाई जा चुकी है। उसके बाद 2025 के अंदर चौड़ी सड़कों के ऊपर 10, 15 और 20% डीएलसी दरें बढ़ाई जा चुकी है। तो एक बार वर्तमान परिस्थितियों को, वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये जो खाड़ी में युद्ध हो रहा है और जिस प्रकार से विषमताएं हैं, आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि अभी देश बहुत बड़े संकट से गुजरा है, तो अभी भी आसन्न है ये सिचुएशन। तो मेरा अनुरोध सरकार से ये है कि एक बार डीएलसी को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको रोक दी जाए, एक डिटेल्ड सर्वे कराया जाए, पूरे शहरों का डिटेल्ड सर्वे हो, जहां पर बाजार भाव में असमानताएं हैं वहां पर निश्चित रूप से डीएलसी बढ़ाई जाए, लेकिन जहां पर असमानता नहीं है वहां पर उसको नहीं छेड़ा जाए। और डीएलसी की दरें एक ब्लैंकेट, एक हिसाब से, एक ऑर्डर से 10%, 15% जो बढ़ाते हैं वो बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। जो बाजार की सिचुएशन है उसका डिटेल्ड सर्वे जरूर हमारे पास होना चाहिए और उसमें क्रेडाई राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। मेरी राज्य सरकार से केवल इतनी सी मांग है कि डीएलसी दरों के निर्धारण के लिए वास्तविक बाजार मूल्यों का एक बार ग्राउंड रियलिटी पे अवलोकन और मूल्यांकन कराया जाए। सभी सेक्शंस की राय ली जाती है, क्योंकि डीएलसी की दरें केवल जमीन जायदाद के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। डीएलसी दरों का निर्धारण होने के बाद के अंदर जो कर एक आम आदमी पे लगते हैं, चाहे से वो गृह कर लगता हो, चाहे वो लीज मनी लगती हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का कोई टैक्स लगता हो, वो सारा डीएलसी से गवर्न होता है। आज इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर आपने कोई संपत्ति अर्जित करी है और वो डीएलसी प्राइस से कम है, तो आपको इनकम टैक्स उसी हिसाब से देना पड़ेगा जो डीएलसी की प्राइस है। अगर आपने कोई चीज 1 रुपए की ली और डीएलसी प्राइस उसकी 1 रुपए 20 पैसा है, तो सरकार ये मानेगी कि आपने 20 पैसे की चोरी करी है। शुल्क दे दिया आपने, टैक्स दे दिया, स्टैंप ड्यूटी दे दी, वो एक अलग बात है, और 20 पैसे की आपने चोरी करी, उस पर आपको 30% टैक्स भी देना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय के अंदर हमने एक डिटेल्ड प्रेस नोट आपके पास में प्रेषित किया है, लेकिन इसने, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, कि डीएलसी दरों के बढ़ने से डेवलपर एज सच हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट का पार्ट है, वो हमारी इनपुट कॉस्ट है, हम हमारे कस्टमर के ऊपर उसको लोड करेंगे।
लेकिन आम जनता को जो सबको एक आवास उपलब्ध कराने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बाधित होता है, क्योंकि आम आदमी का एक बजट होता है। उस बजट के अंदर वो अपना घर पूरा संपूर्ण रूप से देखता है, जिसके अंदर उसको मकान की कीमत भी चुकानी है, उस कीमत के ऊपर लगने वाली जीएसटी भी चुकानी है, उसके बाद उसको स्टैंप ड्यूटी भी देनी है, और उस घर को रहने लायक बनाने के लिए इंटीरियर भी करना है। तो उन सब चीजों के ऊपर जब छोटा छोटा भार जब बढ़ता जाता है, तो उसकी बजट से वो चीज बाहर होती जाती है। तो हम आज क्रेडाई के इस प्लेटफॉर्म पे उस आम व्यक्ति की जो समस्या है उसको सरकार तक ले जाना चाहते हैं कि आम आदमी के ऊपर जो भार बढ़ेगा वो अप्रत्याशित है, और उस कहीं ना कहीं उस मकसद को हार्म कर रहा है, उस मकसद के राह में बाधा है, जहां हम ये बात करते हैं कि सबको हम सुलभ और सस्ते आवास उपलब्ध कराएंगे। और राइजिंग राजस्थान जैसे आयोजनों के माध्यम से हम पूरे देश और विदेश से हमारे राज्य में निवेश ला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े करार हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर लगने वाले हैं, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने जाएगी, जिसके वजह से राजस्थान के अंदर दूसरे प्रदेशों से भी लोग आके यहाँ पे निवास करेंगे। तो उस लिहाज से हम ये देखते हैं कि जब इस तरह का निवेश हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसके ऊपर अगर हम इनपुट कॉस्ट डीएलसी के थ्रू, क्योंकि डीएलसी वहां पे भी इफेक्ट करेगी, उद्योगों में, धंधों में, सब जगह इफेक्ट करेगी, तो हम उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ाएंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जब निवेश करता है तो वह देखता है कि दूसरे राज्य से मुझे क्या फायदा मिल रहा है। तो जब वो विस कंपैरिजन करता है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करता है, तो कहीं ना कहीं हम इस डीएलसी रेट की वजह से उसके ऊपर बैकफुट पे आ जाएंगे। तो हम इस वजह से इस चीज का एक रिक्वेस्ट आप लोगों के माध्यम से सरकार को करना चाह रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा विषय है कि डीएलसी दरें हमेशा तार्किक रूप से बढ़ाई जाती है। आज हम लोग 35 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हमेशा हम लोगों ने देखा है कि डीएलसी दरें बढ़ाने से पहले माननीय कलेक्टर महोदय हम लोगों को बुलाते थे, बातचीत करते थे, एक विस्तृत सर्वे हुआ करता था कि बनी पार्क के अंदर अभी वर्तमान बाजार भाव क्या है, बापू नगर में क्या है, जगतपुरा में क्या है। वो सर्वे का अभाव है। अब 10 आदमी टेबल पे बैठ के सिर्फ ये सोचते हैं कि 40% बढ़ा दो, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। 10,500 करोड़ के आसपास पिछले साल स्टैंप ड्यूटी से कलेक्शन आया है 2024-25 के अंदर। 15,000 करोड़ का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। उसके लिए आप दूसरे उपाय कीजिए ताकि लोग प्रोत्साहित हो। और यह देखा गया है कि जब भी स्टैंप ड्यूटी कम होती है, आपका राजस्व बढ़ता है। जैसे कर कम होगा, कर संग्रहण अधिक होगा। यह एक स्थापित तथ्य है, पूरी दुनिया के अंदर यह चीज हमने देखी है। तो हम उसकी बजाय आज उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डीएलसी दरों को बढ़ा रहे हैं। कई जगह तो ऐसी है, अभी मेरे मित्र गिरिराज जी बता रहे थे कि कई बिल्डिंग्स तो ऐसी है जयपुर में जहां पर वास्तविक रूप से चीज 5,000 रुपए में मिलती है और उसकी डीएलसी प्राइस 10,000 रुपए है। तो वहां ना तो बिल्डर के लिए मकान बेचना संभव है, ना वहां पर कभी कोई किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा, ना वहां से जो आय सरकार को होनी थी राजस्व के रूप में वो प्राप्त होगी। तो ये कुछ विषय हैं जिनको कि आज आपके समक्ष हमने रखा है। और हम इसके साथ के अंदर ये भी चीज जोड़ना चाहेंगे कि जहां पर विसंगतियां हैं डीएलसी के अंदर, वहां निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए डीएलसी। लेकिन जहां पर ऑलरेडी बढ़ी हुई है, जहां पर कि बहुत ज्यादा है डीएलसी, वहां पर भी एक सिंगल ऑर्डर से आप डीएलसी आप बढ़ा देंगे, जबकि आप 2024 से 3 बार बढ़ा चुके हैं। 2024 से आप 3 बार बढ़ा चुके, अब 40% आप बढ़ा देंगे तो 3 साल के अंदर लगभग 70% बढ़ गई। तो ये इतना तो कोई प्रॉपर्टी के अंदर तेजी आई नहीं कि आप 100% तेजी कर देंगे। तो हम एक तरह से निवेश को आकर्षित कर रहे हैं या निवेश को हम भगाना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहले एक सर्वे कराए कि क्या रेट चल रही है सब जगह, तो जिससे उनको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में बढ़ने क्या चाहिए थे, और जनप्रतिनिधियों का भी साथ लिया जाए और हमारी क्रेडाई टीम को भी साथ लिया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिससे कि एक प्रैक्टिकल हो चीज़ है। बस समस्या सिर्फ डीएलसी बढ़ने से नहीं है, इससे अनअप्रूव्ड अनऑर्गेनाइज्ड ट्रांजैक्शंस भी बढ़ने की उम्मीद है। जहां पर 10,000 रुपये की डीएलसी है और 5,000 रुपये की कीमत है, तो ऐसी जगह पे लोग बाग अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से संव्यवहार करते हैं, और ऐसा करने से जो राजस्व की वृद्धि की सरकार की मंशा है वो पूरी नहीं हो पाती। और होता यह है कि अल्टीमेटली वो ट्रांजैक्शंस
कागजों के अंदर 100 रुपये के स्टाम्प पे, 500 रुपये के स्टाम्प पर ही व्यापारी और उपभोक्ता को करने पे मजबूर होना पड़ता है। तो इस तरह की विसंगत अगर डीएलसी बढ़ाई जाएगी तो मेरा ये मानना है कि राज्य सरकार के कोष में इजाफा होने की जगह बहुत सारे अनअप्रूव्ड, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होने लगेंगे। तो राज्य सरकार से एक करबद्ध निवेदन है कि इसका एक वास्तविक सर्वे अगर वो चाहें तो क्रेडाई राजस्थान के कुछ नुमाइंदाओं को साथ में लेके कि बाजार भाव क्या है और क्या डीएलसी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग सहर्ष तैयार हैं, क्योंकि हमारे जो मेंबरान हैं उनके हर एक इलाके में, हर शहर में, हर एक कॉलोनी के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं और कहाँ पे क्या रेट चल रही है वो हमसे भली बात कोई नहीं जानता। सबसे बड़ी बात, बिल्डर के लिए एक अच्छा होता है डीएलसी रेट बढ़ना, मतलब ये हम सिर्फ उपभोक्ता के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे किसी फ्लैट की कीमत अगर आप 5,000 कर दोगे तो हमारे लिए उपभोक्ता को समझाना बहुत आसान होता है कि जी हमारी 4,000 की कीमत नहीं है, 5,000 की कीमत है आज। तो हमारा तो प्रोडक्ट हमारा महंगा होता है, पर इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है वो अल्टीमेट रिजल्ट लेस सेल से होता है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन से होता है, जिससे क्रेडाई राजस्थान हमेशा बचता है। हम लोग ऑर्गेनाइज व्यापारी हैं, हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हम व्यवहार करें, जो भी हम माल बेचें या किसी से भी भुगतान प्राप्त करें, वो सारा का सारा भुगतान हम रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में करें, जिस पे राज्य सरकार को सभी समुचित कर मिले, उसके ऊपर जीएसटी मिले, उसके ऊपर अन्य सभी कर हम दे पाएं। आज हम शहरी सेवा शिविर जो लगेंगे उसके अंदर जो पट्टे मिलेंगे वो पट्टे आप किस रेट पे देंगे? आप आमजन को राहत देना चाहते हैं, आप 40% आपने रेट बढ़ा दी, तो जो पट्टा उसको 20,000 रुपए में मिल रहा था वो उसको पट्टा 30,000 में मिलेगा। तो आम जनता को राहत देने के लिए हम जिन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं वहां हम करों का बोझ उसके ऊपर बढ़ा के उसके लिए एक बोझ पैदा कर रहे हैं। तो ये जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट हमारी है ही नहीं, ये कॉस्ट तो क्रेता की है, लेकिन इससे हमारी सेल्स इफेक्ट होती है, इससे हमारी ओवरऑल जो शहर की ग्रोथ है वो इफेक्ट होती है, जो हमारा बाहर से निवेश आता है वो इफेक्ट होता है। तो इस वजह से समूचा रियल एस्टेट उद्योग ही नहीं, सारा एक इकोसिस्टम जो है व्यापार का वो इफेक्ट होता है। तो उसको हम हर तरह से हर मंच पे उठा रहे हैं, हर जगह हम हमारी बात को कह रहे हैं और राज्य सरकार से हमें पॉजिटिव संकेत मिले हैं, बातचीत भी हो रही है। और जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत संवेदनशील सरकार है, जो भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के संज्ञान में हम लाते हैं उन पे एक बहुत अच्छे रूप में चर्चा होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और निश्चित रूप से हम उस स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। आज खाड़ी युद्ध के परिप्रेक्ष्य के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इतनी भारी मंदी है, मतलब आज हम किस तरह से हमारा बिना बिल्डिंग मटेरियल के बिल्डिंगों को का काम हम किस तरह से चला रहे हैं। हमारे यहाँ पर आपको मालूम है कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा मजदूर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, उन मजदूरों का हम किस तरह से उनको काम दे पा रहे हैं, क्योंकि मटेरियल की शॉर्टेज है, किसी तरह से हम उनसे काम चला रहे हैं। और ऐसे समय पे आप अगर इन संपत्तियों के रेट आप बढ़ा के और मार्केट के अंदर क्राइसिस उत्पन्न कर दोगे तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। डीएलसी की सिचुएशन तो सर ऐसा है, मैं तो आपको उदाहरण से बताता हूँ, क्योंकि अपन अगर ऐसी बात करेंगे कि डीएलसी 3 गुना बेच रहे हैं या डीएलसी से आधा बेच रहे हैं तो वो होगा नहीं। आज की तारीख के अंदर आप हमारा जो सबसे पुराना बना हुआ अगर एमआई रोड के ऊपर अगर अपन ये माने गणपति प्लाजा की डीएलसी वैल्यू 12,000 से प्लस है, जबकि वहाँ पे माल 5,000 में बिक रहा है। आप क्रिस्टल पाम में डीएलसी की वैल्यू 15 से 20,000 रुपए, जबकि माल 7 से 8,000 रुपए में बिक रहा है। अभी अपन जहाँ बैठे यहाँ पे बाजार कीमत 5,000 है पर डीएलसी वैल्यू 15,000 है। तो यहाँ पे इस तरह की विसंगतियां जहाँ हो जाती हैं वहां समस्या है, जहाँ पे एक्चुअल जो मार्केट ग्रोथ हुई है उसके हिसाब से बिका। और दूसरी बात, आज की तारीख में बिल्डर, कोई भी बिल्डर, ऑर्गेनाइज बिल्डर, क्रेडाई का सदस्य पूरा ये कोशिश करता है कि जितना, क्योंकि हमारा बेसिकली हमारा काम है फ्लैट बनाना, रिहायशी फ्लैट बनाना। क्रेडाई राजस्थान के जो सदस्य हैं वो जमीनों में काम नहीं करते, ज्यादातर बिल्डर में काम करते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि आज हमारे ग्राहक को 90% लोन होता है। आज ग्राहक हमारा बढ़ेगा ही जब हम 100% जो डीएलसी से बढ़ा के अगर हम बेचते हैं। हमारे तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हम 100% वाइट में लें, क्योंकि हम 100% वाइट पे लेंगे तो ही 90% हमारा नहीं लोन मिलेगा। आने वाले समय के अंदर जिस तरह का अब बाजार हो गया है और जिस तरह का रियल एस्टेट उद्योग है,
उसके अंदर किसी तरह का जो अनआइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन तो हमारा होता ही नहीं। सदस्य कोई करता ही नहीं है, करता ही नहीं। किसी प्रकार का कोई अनआइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पे है ही नहीं। वो डेफिनेटली हम तो सिर्फ 200 हैं, बाकी जयपुर के अंदर तो 20,000 लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से करते होंगे। उन अनऑर्गेनाइज्ड लोगों के लिए क्रेडाई का कोई लेना देना नहीं है, क्रेडाई उनको रिप्रेजेंट नहीं करती है। हम उन ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो 100% भारत सरकार की जो नीतियां हैं, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, उसके अनुसार अपना व्यापार और व्यवसाय कर रहे हैं। और इसीलिए हम समय समय पर राज्य सरकार से जब भी हमारी कोई समस्या होती है, हम जाके अपनी बात कहते हैं। जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी के पट्टे काट रहे हैं, वो तो आज भी बैकडेट के अंदर पट्टे दे ही रहे हैं ना, वो कौन सा स्टैंप ड्यूटी चुका रहे हैं? उनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। जो लोग फ्लैट्स बना रहे हैं 500-500 गज के अंदर 3 मंजिल के नक्शे पास करा के 8 फ्लैट बना रहे हैं, ना रेरा में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ना और कुछ करा रहे हैं, ना सीवर का शुल्क जमा करा रहे हैं, उनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो करोड़ों रुपए जेडीए को, नगर निगम को, यूआईटी को अप्रूवल फीस की देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेटरमेंट लेवी देते हैं, एक एक बिल्डिंग के ऊपर 5-5 करोड़ रुपए अप्रूवल की फीस देते हैं, और शहर के स्वरूप को एक मेट्रो का स्वरूप प्रदान कर रहे हैं और एक वैश्विक पहचान जयपुर की पैदा कर रहे हैं। हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कौन है बहुसंख्यक? बिल्कुल बिल्कुल, और उनको कानून के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड काम कर रहे हैं, उनको कानून के दायरे में लाया जाए। हम उनसे पीड़ित हैं, हम उस सिस्टम के हम विक्टिम हैं। क्योंकि आज हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, भाई साहब, आज सीधा सा एग्जांपल समझिए, कहीं पे भी तो हम कोई चीज बेच रहे हैं, अगर मान लीजिए 5,000 रुपए की, जिसमें हम 5 करोड़ रुपए फीस दे के आए हैं जेडीए को, हम उसके अंदर क्लब भी बना रहे हैं, हम उसमें गार्डन भी बना रहे हैं, हम उसके अंदर ईडब्ल्यूएस एलआईजी भी बना रहे हैं, हम उसमें फायर फाइटिंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, और उसके बिल्कुल बगल के अंदर एक आदमी बना रहा है 5 फ्लैट, वो बेच रहा है 3,000 रुपए। वो कोई बिजली का शुल्क दे रहा है, ना कोई ट्रांसफार्मर की फीस दे रहा है, ना वो सोलर लाइटिंग कर रहा है, ना वो पार्किंग दे रहा है, ना बेटरमेंट लेवी दे रहा है, ना सरकार को अप्रूवल की फीस दे रहा है। वो हमसे कम्पीट कर रहा है, और वो बहुसंख्यक है। और 3 मंजिल बनाने वो बना लेता है 6 महीने में, हमारा बनता है 6 साल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं है हमारा, जबकि होना चाहिए। होना चाहिए। होना नहीं, पहले होता था, तो उसके लिए आपको पहले होता था, हमको बुलाते थे, इस बार नहीं है। इस बार नहीं बोला। ये 70% आप बता रहे 2024 से अब तक जो बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका ये तो बहुत बड़ा इजाफा है। बहुत बड़ा इजाफा है। 70% मतलब 40% अगर ये कर देंगे तो 70% हो जाएगा। जी, ठीक है। अगर 40% को नॉन बैंक नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? हम अल्पसंख्यक हैं, हम क्या करेंगे? हम मजबूर हैं कि हमारे को सरकार की नीतियों के हिसाब से काम करना है। अब खाली रिक्वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। डेवलपमेंट कम होगा, निवेश कम होगा। आज मान लीजिए कि हमारे मेंबर्स 200 प्रोजेक्ट बनाने की ताकत रखते हैं, वो 50 ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रदेश के अंदर निवेश घटेगा। जो हाउसिंग स्टॉक आपको चाहिए आने वाले समय के अंदर, आज जयपुर की आबादी 48 लाख हो गई, 2030 के अंदर आपकी आबादी 60 लाख हो जाएगी। आपको जो हाउसिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, वो हाउसिंग स्टॉक कहां से आएगा? कि जैसे ही सरकार एक रेट बढ़ाती है, उसका इम्पैक्ट सच जो पड़ता है, हर चीज भाव बढ़ जाते हैं। और एक्चुअली लोग फिर उसी भाव में, जो काश्तकार जमीन बेच रहा है, वो अगर डीएलसी मिल रही है, ये भाव वो ऑटोमेटिकली आप तो करते हो 20% बढ़ाते हो, और वो काश्तकार बैठा हुआ 80% बढ़ा देता है। अब उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? देश में, राज्य पे। तो ये वाक्य बेसिक प्रॉब्लम तो राज्य पड़ रही है ना। अब जमीनों के भाव बढ़ गए, तो जमीनों के भाव बढ़ते हैं, काश्तकार का जो करोड़ रुपए थे उसके जगह 6 करोड़ आने लगे। अब वो क्या करेगा? महंगी महंगी चीजें खरीदेगा, गाड़ियां खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, तो भाव बढ़ा दिए ना उसे सब जगह। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आप जब सरकार जाएगी एक्वायर करने के लिए रोड के ऊपर, तो सरकार को भी महंगी भाव में जमीन खरीदनी पड़ेगी। उस समय सरकार को ज्यादा लॉस है। यहाँ सरकार ने 5 करोड़ का फायदा उठा लिया, लेकिन एक्विजिशन में सरकार ने 20 करोड़ का नुकसान उठा लिया। चीज तो वहां की वही, आपने एक डिपार्टमेंट के थ्रू 5 करोड़ एक्सेस ले लिए, तो दूसरे डिपार्टमेंट ने 15 करोड़ पब्लिक को दे दिए। एक्विजिशन में 4 गुना देना पड़ता है। अब सरकार को फायदा, हाँ, जहाँ डिपार्टमेंट की बात आई, वो डिपार्टमेंट तो अपनी तारीफ में कहेगा हमने 5 करोड़ एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी को 25 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिए, उसका क्या? अच्छा, उसका इम्पैक्ट रोड भी पड़ रहा है, वायरिंग भी पड़ रहा है, हर जगह फिर महंगी बढ़ता है। अच्छा, महंगी बढ़ेगा, टारगेट जो पहले सोना होता था, शेयर मार्केट होता था, वो खत्म हो गया। आजकल महंगा वाला बढ़ता है जमीन को देख, केवल जमीन से ही महंगा
नहीं और आगे चलता है। जो भाव बढ़ रहे हैं वो केवल जमीन बढ़ती है और सब चीजें भाव बढ़ती है। आज आपको मालूम है ईरान का जो युद्ध हो रहा है, इसके बाद के अंदर जो मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी 25% रह गई है। मार्केट के अंदर मंदी की सिचुएशन आ चुकी है, और जो मंदी कोरोना टाइम पे 2020-21 के अंदर आई थी, हम लोग डर रहे हैं कि वापस वो मंदी नहीं आ जाए। अगर ये लंबा खिंच गया तो वो मंदी नहीं आ जाए, और अगर वो स्थिति आ गई तो ये जितना हमने 3-4 साल के अंदर मेहनत करके वापस इंडस्ट्री को खड़ा किया है, वापस ये इंडस्ट्री क्राइसिस में आ जाएगी। तो इस समय हमें सरकार के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो जैसा भाई साहब पूछ रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ सरकार के सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं। हम चातक हैं, हम स्वाति बूंद की प्रतीक्षा में हैं। डीएलसी बढ़ने की बहुत बड़ी बात की है। डीएलसी जितने बढ़ा रहे हैं, 40% डीएलसी बढ़ा रहे हैं आज, वो 40 से 70% बढ़ जाएगी। उसमें क्या है, 5% साथ साथ जीएसटी बढ़ जाती है हमारी, या वो ले रहे हैं जीएसटी का इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सर वैसे तो आपने चिंता जाहिर की है कि आपने बता भी दिया है कि हमारी टैक्स करेगी और ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा इससे, लेकिन आपने एक सवाल सर ने उठाया कि भाई जनता आम आदमी है, उसको नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर घटेगी और जैसे सरकार भी आम आदमी का तेल निकालने में लगी है और आप भी जैसे रेट बढ़ा देते हैं, तो ये आम आदमी की चिंता न होकर के अपने बिजनेस की चिंता ज्यादा नहीं। देखिए, डेफिनेटली हम लोग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने बिजनेस की चिंता तो करेंगे, लेकिन हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा बायर है, तो उस बायर की चिंता भी हमें करनी पड़ेगी। हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम डेफिनेटली बिजनेस की चिंता करेंगे, लेकिन केवल बिजनेस की चिंता अगर हम करते हैं तो हम भी 500-500 गज के प्लॉट लेके हम भी 10, आज हम एक बिल्डिंग क्यों बनाते हैं, हम भी 50 बना लेते हैं, बिना कोई शुल्क जमा कराए कर लेते हैं, क्योंकि हमें शहर की भी चिंता है। हमें ये मालूम है कि अगर जयपुर चलेगा तो हमारा बिजनेस चलेगा, जयपुर बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा बायर सेफ रहेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो हम हमारे बायर के प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं, क्योंकि बायर हमारे एंड प्रोडक्ट का बायर जो है वो हमारा मालिक है, तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं। डेफिनेटली हमारे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, और वो कोई गलत बात भी नहीं है बिजनेस के बारे में सोचना, लेकिन साथ ही साथ हम हमारे बायर के बारे में भी सोच रहे हैं, हम हमारे शहर के बारे में भी सोच रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाइए। ऐसे वीडियो लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल चुप्पी तोड़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के साथ ऑल को दबाना न भूलें। जय हिंद।